जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के मॉडल सेट 4, ठीक है, मॉडल सेट 4 को आज हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको 70 ऑब्जेक्टिव याद कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और साथ ही साथ एक बार अपने भाई बहन के पास इस वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लिएगा, ताकि आप लोग को ऐसा यूजफुल वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। प्रत्येक आंसर आप लोग 4 से 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। देखिए, खंड आ में यानी सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। देखिए, लिखा हुआ आपको प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए रहेंगे, जिनमें से एक सही होगा। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प का वो मार्कशीट पर चिन्हित करें। और आपको 35 प्रश्नों को ही बनाना है। 35 प्रश्न से ज़्यादा बनाते हैं तो आपको चेक नहीं होगा, इसलिए आपको हम 35 ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि हम आपको 70 ऑब्जेक्टिव के 70 ऑब्जेक्टिव हम आपको बता देंगे। आपको परीक्षा में मात्र कितना ऑब्जेक्टिव बनाना है, तो मात्र आप लोगों को बनाना है 35 ऑब्जेक्टिव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको 100% ऑब्जेक्टिव वहां से बना कर आइएगा परीक्षा में। 1 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है। निम्नलिखित में अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपको प्लास्टिक है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है, तो 2 होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या होती है, तो कितनी होती है, 3 होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। किस दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, तो यह आती है आपको शॉर्टकी दोष में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए क्या करा है, इसको मोलरता कर दिएगा। मोलरता को व्यक्त किया जाता है, तो मोलरता को व्यक्त किया जाता है आपको मोल प्रति लीटर में। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मोलरता को किस में व्यक्त करते हैं, मोल प्रति लीटर में। 6 नंबर में करा, यदि विलाय के 1000 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित है, तो घोल को कहा जाएगा या घोल को कहा जाता है, तो घोल को कहा जाएगा आपको 0.1 मोलर कहा जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है, तो यह करता है विलेय के कणों की संख्या पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर की ओर। 8 नंबर में देखिए क्या करा है। 8 में करा है, किसी विलयन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, बताइएगा। किसी विलयन के प्रसरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, तो यह व्यक्त किया जाता है आपको पाई बटा सी बराबर आर टी होता है। पाई बराबर क्या, पाई बटा सी बराबर आर टी से सूचित किया जाता है। 9 नंबर में कह रहा है कि विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, तो मुक्त करते आपको 1 फैराडे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहा है, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन सही समीकरण है। कौन सा सही समीकरण है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। एम बराबर में होता है Z × C × T होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 नंबर की ओर। चलिए 11 नंबर देखिए क्या करा आप लोगों के बीच है। कह रहा है, किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, बताइएगा। किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन होता है मोलर चालकता बढ़ती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 12 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। निम्नलिखित में प्राथमिक सेल कौन नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लेड संचायक बैटरी। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो अभिक्रिया दर को प्रभावित करता है, तो ये प्रभावित करता है तापमान, करता है दाब, करता है सांद्रण, सभी करता है। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से सभी। 14 में करा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगी।
शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में करा है, यदि कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया 32 मिनट में 75% पूरी हो जाती है तो इसके 50% पूरा होने में समय लगेगा। 50 मिनट पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो 24 मिनट लगेगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा, यदि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है, यानी वेग बराबर होता है k इंटू ए स्क्वायर बी, तो इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या होगा? इस अभिक्रिया की कोटि का मान 3 होगा। राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर जोड़ देंगे 3 पावर। 17 में कह रहा है भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है? तब 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि जो पदार्थ, क्या कह रहा है 17 नंबर में, आप लोग देखिएगा भाई। 17 नंबर आप 17 नंबर आपका हो गया, 18 नंबर में ना। चलिए 18 नंबर में कह रहा है कि जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है क्या कहलाता है? बताइएगा। जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे पृष्ठ सक्रिय कारक कहेंगे। राइट आंसर डी हो जाएगा। 19 में करा, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो ये करता है स्टार्च करता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 20 नंबर में करा, निम्नलिखित में कौन पायसी कारक है? पायसी कारक कौन होगा? तो साबुन होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में कह रहा है कि काला माइन निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बताइएगा। कह रहा है कि काला माइन जो होता है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क होता है? तो यह होता है आपको एल्युमिनियम का होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? बताइएगा। मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा या मॉन्ड विधि के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो यह किया था निकेल धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। चलिए 23 नंबर में कह रहा है, 23 नंबर में कह रहा है कि थर्मोइट थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन अवकारक है? बताइएगा। थर्मोइट विधि में निम्नलिखित में कौन सा अवकारक होता है? तो अवकारक का कार्य आपका एल्युमिनियम करता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा एल। 24 नंबर में कह रहा है लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? राइट आंसर बताइएगा। लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन धातु मल के रूप में प्राप्त होता है? तो ये होता है आपको प्राप्त FeSiO3 प्राप्त होता है। 25 में कह रहा है कि सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन होता है? तो हीलियम होता है। कौन होता है? हीलियम होता है। इसको सुधार लेंगे। इसका संकेत में क्या लिखते हैं? H लिखते हैं। ठीक है, हीलियम 2 होता है, इस बात को याद रखेंगे। परमाणु संख्या 2। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 26 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। कौन नहीं बनाता? तो HCl नहीं बनाता है। 27 नंबर में कह रहा है कि ऑक्सीजन और ओजोन है। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? तो ऑक्सीजन और ओजोन जो होते हैं अपरूप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विभाषी कम्ल है? तो द्विभाषी कम्ल कौन होंगे? तो द्विभाषी कम्ल आपको NH3 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत है। बताइएगा। संक्रमण तत्वों का स्थान जो होता है आवर्त सारणी के अंतर्गत है। तो डी ब्लॉक में। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। डी ब्लॉक में होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संक्रमण तत्व का युग्म है? संक्रमण तत्व का युग्म कौन होगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कॉपर और क्या है? तो आपको आयरन है। कॉपर और आयरन। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि क्रोमियम जिसका परमाणु जो संख्या होता है, परमाणु संख्या देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है आपको इसमें से कोई भी नहीं दिया है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप में भरता है? बताएंगे। कह रहा है निम्नलिखित में किन तत्वों में 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्रमबद्ध रूप से भरता है? तो ये क्रमबद्ध रूप से भरता है लैंथेनाइड सीरीज में। 33 में कह रहा है Fe6 के पावर -3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर बताना। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा?
33 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, +3 होगा। 34 नंबर में कह रहा है CuNH3 का होल 4 के प्लस पावर 2 का प्रसरण क्या होगा। तो इसका जो प्रसरण होगा ये आपको sp3 होगा, राइट आंसर ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 में कह रहा है कि विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है। विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन उपस्थित रहता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मैग्नीशियम रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग, कितना नंबर 36 नंबर, निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामितीय चतुष्फलक नहीं होती। निम्नलिखित में किस जटिल आयन की ज्यामिति चतुष्फलकीय नहीं होती है। तो 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, MnCl4 के पावर -2। 37 में कराए एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से सूक्ष्म ईथर में कराने पर क्या बनता है। तो सूक्ष्म ईथर में कराने पर आपको ब्यूटेन बनता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कराए निम्नलिखित में किसका उपयोग निश्चेतक के रूप में होता है, बताइएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में होता है। तो क्लोरोफॉर्म का राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 में कराए निम्नलिखित में कौन क्लोरल का अणुसूत्र है। क्लोरल का अणुसूत्र कौन होता है। तो क्लोरल का अणुसूत्र होता है CCl3 CH2OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 40 नंबर में। 40 में कह रहा है कि जब CH3OH CH3MgX से अभिक्रिया करता है तो कौन यौगिक बनता है। राइट आंसर बताइएगा, कौन सा यौगिक बनता है, इथेन बनता है। 41 में कह रहा है सामान्य सूत्र जो एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन सा है, बताइएगा। कह रहा है सामान्य सूत्र जो एल्कोहल के सजातीय समूह को प्रदर्शित करता है वह कौन सा है। तो वह आपको CnH2n+1 है, ठीक है। CnH2n+1O है, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है एथेनॉल का समावयवी निम्नलिखित में कौन है, बताइएगा। एथेनॉल का जो समावयवी होता है इसमें से कौन है। तो एथेनॉल का समावयवी आपको डाई मेथिल ईथर है। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक कौन है। निम्नलिखित में ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है कौन होता है। तो अनाद्र ZnCl2 एवं सांद्र HCl होता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले लेते हैं, अगले नंबर 44 नंबर की ओर। चलिए 44 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 44 नंबर में कह रहा है कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में रहता है। रेक्टिफाइड जो होता है स्पिरिट में क्या रहता है। रेक्टिफाइड स्पिरिट में क्या रहता है। तो 56% एल्कोहल रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों का समान सूत्र होता है। एल्डिहाइड एवं कीटोन का जो दोनों का समान सूत्र होता है CnH2nO होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 में कह रहा है कि आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, बताइएगा। कह रहा आइसोप्रोपिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है। तो यह प्राप्त होता है आपको एसिटल डिहाइड होता है, राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर में कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉस्फेट के मिश्रण को गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, बताइएगा। कह रहा है कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉस्फेट या फार्मेट के मिश्रण में गर्म करने पर क्या बनता है। तो इन दोनों को जब गर्म करेंगे तो हमें एथेनॉल मिलेगा, क्या मिलेगा, इथेनॉल, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर में कह रहा है कि C6H5MgBr का निम्न में किसके साथ क्रियाशील का सही क्रम है, बताइएगा। ये जो अभिक्रिया हो रहा है किसके साथ सही क्रम में मिला हुआ है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 जो आपको सही मिला हुआ है। ओके, अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 49 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं रहता है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन से यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है तो आपको पिक्रिक अम्ल में नहीं रहता, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 50 में कह रहा है कि मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित में किसका कार्यशील समावयवी है, बताइएगा। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है निम्नलिखित में किसका क्रियाशील समावयवी है। तो ये समावयवी होगा आपको एल्डिहाइड का, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस अभिकर्मा के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है,
बताइएगा निम्नलिखित में किस अभिकर्मा के द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच विभेद किया जा सकता है। तो आपको टाइलेन का अभिकर्मा के साथ राइट आंसर बी हो जाएगा। 52 में कहा जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब निम्नलिखित में क्या बनता है। तो क्या बनेगा, तो आपको CO बनता है। क्या बनता है, CO नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक है। प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो आपको NH2 होता है। 54 में कह रहा है एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर बनता है। कह रहा है कि एथिल एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर क्या बनता है, तो ये बनेगा हमको C2H5OH बनता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है, बताइएगा। एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 एवं NaOH के साथ कराने पर क्या बनता है, राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये बनेगा आपको मेथिल एमीन बनेगा। क्या बनेगा, मेथिल एमीन। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं हम लोग 56 नंबर में। 56 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें एल्काइलेशन संभव है। किसमें जो होगा एल्काइलेशन संभव होगा, तो एल्काइलेशन संभव होगा आपको सिर्फ प्राइमरी एमीन में। राइट आंसर ये हो जाएगा। 57 में कह रहा है निम्न में कौन जो है सर्वाधिक मीठा शर्करा है। मीठा शर्करा जो होगा आपको फ्रक्टोज होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 58 में कह रहा है निम्न में कौन जो है स्टीराइड से संबंधित है। स्टीराइड से संबंधित कौन होगा, तो विटामिन डी होगा। स्टीराइड से कौन संबंधित होगा, विटामिन डी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि निम्न में कौन जो है साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन है जो साधारणतः शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं विटामिन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 60 नंबर कह रहा है डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म है। डीएनए तथा आरएनए में समान भस्म होते हैं, क्या होते हैं, तो ये होते हैं आपको ग्योनिन होते हैं, एडिनिन होते हैं और साइटोसिन होते हैं। ग्वेनिन और एडिनिन और साइटोसिन। ओके। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है पीवीसी का एकलक निम्नलिखित में कौन है। पीवीसी का जो एकलक होता है ये निम्नलिखित में से कौन होता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड Cl होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने की क्रिया को कहते हैं, बताइएगा। रबड़ को जो सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो इसकी क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसकी क्रिया को हमको गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन योगशील बहुलक है। कौन सा जो क्रिया है जो योगशील बहुलक का उदाहरण है, तो नाइलॉन 6 है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 64 नंबर की ओर। चलिए 64 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा ब्यूना यस निम्नलिखित में किसका बहुलक है, बताइएगा। ब्यूना यस जो होता है निम्नलिखित में किसका बहुलक होता है, तो ये होता है आपको ब्यूटाडाइन एवं अस्टीरीन का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 में करा है निम्न में कौन जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। निम्न में कौन जो है कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन होगा, तो आपको इसमें से सभी हो जाएगा। सैक्रिन होगा, एस्पार्टेम होगा और आपको सोडियम साइक्लोमेट होगा। ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी लगाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66 नंबर में कह रहा है कि बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है। बेलियम का उपयोग निम्नलिखित में किसके रूप में होता है, तो बेलियम का जो उपयोग होता है ये आपको होता है उपसामक के रूप में। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 67 में कह रहा रासायनिक रूप में एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है। रासायनिक रूप से एस्पिरिन निम्नलिखित में से क्या है, तो एस्पिरिन जो होता है एक प्रकार का क्या है, तो आपको एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 नंबर की ओर। 68 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसका उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। निम्नलिखित में किसका उपयोग जो होता है एंटीसेप्टिक के रूप में होता है, तो फिनॉल का होता है। 69 में कह रहा है निम्नलिखित में किस में C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित रहता है, तो C डबल बॉन्ड उपस्थित रहता है, तो ये जो CO जो होता है आपको कीटोन का समूह होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है टर्सरी एल्कोहल है, तो टर्सरी एल्कोहल का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3OH होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बी हो जाएगा। ओके।
चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव था सभी के सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट कर दिए। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को जितना भी मॉडल पेपर का सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, साइंस हो या आर्ट्स हो या क्लास 10th का हो, सभी को हम आपको इस चैनल पर डाल देंगे। आप लोगों को एग्जाम से पहले आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता तो आप लोगों का कमेंट खाली पड़ा हुआ, तो आप लोग जाकर जो भी कमेंट करना होता है आप लोग कर दिएगा। जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग को चाहिए वीडियो, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो आप उसको बताकर नाम लिख कर दीजिएगा, हम उसको भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।